नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड हेडलाइंस, एचडब्ल्यू न्यूज और दी पब्लिक का जॉइंट वेंचर। आज हम लोग हमेशा की तरह जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहे पिछले एक हफ्ते से के और खास करके इलेक्शन बाउंड स्टेट में और उसका क्या रिपरकशन होने वाला है आने वाले समय में, उस पर बात करेंगे। एक अहम किरदार लास्ट वीक उन्होंने उन्होंने एंट्री की और उसकी वजह से कुछ चीजें चेंज हुई हैं। मैं बात कर रहा हूं मायावती जी की। मायावती जी आ गई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वर्चुअल रैली भी करना शुरू की। और ये सिर्फ मायावती जी की बात नहीं है, आज हम लोग बात ये करेंगे मायावती जी की एंट्री, बीएसपी की इफेक्टिवनेस, क्योंकि बीएसपी पंजाब, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे एक समय बहुत उसकी ताकत रहती थी, उसकी एक हैसियत रहती थी। हम थोड़ी उसकी बात करेंगे पंजाब की, और फिर हम लोग वापस आके एक बार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक भी ओवैसी जी के ऊपर एक जो अटैक हुआ वो प्रायोजित था, वो एक्सीडेंट था, इट वाज, उससे किसको क्या फायदा हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा उत्तर प्रदेश का जायजा फिर ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात आज शुरू कर रहा हूं नायर साहब और मैं। मायावती जी अब पिछले 4 दिन पहले उन्होंने अपना बाहर निकली। हालांकि अक्टूबर में ही बीएसपी ने अपनी प्रबुद्ध सम्मेलन, वो जो बेसिकली ब्राह्मण को टारगेट करके उन्होंने अपने सम्मेलन शुरू कर दिए थे अलग अलग कमिश्नरीज में, अलग अलग मंडल में। और वो एक उस सम्मेलन को करके लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, ब्राह्मण को बेसिकली टारगेट कर रहे थे। मायावती जी जब आई और आगरा में उन्होंने पहली रैली की तो उन्होंने बताया भी कि क्यों मैं नहीं आ रही थी और मैं क्या कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैं एक एक व्यक्ति से खुद मिली हूं, जो एक एक उम्मीदवार है उससे खुद मिली हूं, मैंने पर्सनली एक एक कंस्टिट्यूएंसी का सेलेक्ट किया है इत्यादि। शी गिव हर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये उन तक भी बात पहुंची थी। अब वो आ गई हैं, लेकिन 2-3 चीजें, एक तो उनके आने से जो बीएसपी के आम वर्कर है उनका उत्साह खूब बढ़ गया है। थोड़ा भाई अभी तक नेता बाहर नहीं आ रहा था तो थोड़ा एक डोरमेंट थे, लेकिन उनका उत्साह बढ़ा है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जब वो बाहर आई हैं तो उनका टारगेट इस समय वो सपा और कांग्रेस को ज्यादा कर रही हैं। उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं। एक कारण अभी जब हम लोग बात करेंगे तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। नायर साहब, दिस इज द स्टेट, एंड मैं ये भी बता दूं, पंजाब इज वन ऑफ द स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, और काशीराम ने अपनी पॉलिटिक्स ही शुरू की थी पंजाब से। तो इसका एक कोई असर पंजाब पे भी है कहीं ना कहीं। मैं शुरू में ही आपसे एक चीज ये समझना चाह रहा हूं, आप जहां महाराष्ट्र में बैठे हुए वहां पे भी एक समय में बसपा लड़ती थी, आप वहां से एज एन ऑब्जर्वर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यूपी में 2 हिस्सों में चीजें बट रही हैं, मतलब बीजेपी प्लस पार्टीज हु आर, आई विल नॉट से अलाइंड, पर जिनके खड़े होने से बीजेपी का फायदा हो रहा है, लेट मी पुट इट दिस वे, एंड समाजवादी पार्टी उसके साथ जो पार्टी, आई विल नॉट से अलाइंड, लेकिन अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको किसका साथ मिलेगा? सुजीत नायर साहब। सर सिंह साहब, इसमें बेसिकली स्पीकिंग मुझे लगता है क्लियरली मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा सर, बिकॉज पॉसिबली लाइक यू राइटली सेड, मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूं तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं सर, बहुजन समाज पार्टी क्लियरली एक भारतीय जनता पार्टी के अलाई के तौर में ये दिख रही है, एटलीस्ट हमको तो। पोस्ट पोल अलाइनमेंट हो सकता है, जो भी हो सकता है, बट हमें ये लगता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी एंड ऑफ द डे बीजेपी को अलाइन करेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर, बिकॉज बीजेपी का जो गठन हुआ था 1980s में, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, एंड द फैक्ट रिमेन्स दैट समवेयर डाउन द लाइन आज के तारीख में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी और एक बहुजन समाज में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। ये एक बात। दूसरी बात आपने जो बोली थी कल, और वो आई टेक दैट वेरी, दैट डेटा इज वेरी करेक्ट, कि जो नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स जो बहुजन समाज पार्टी ने आज खड़े किए हैं ना, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं, उन लोग ऑलवेज दे हैव मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन लोग ने खड़ा किया था। बट अंडर द करंट डीएनए सर, ये बात तो सही है कि बहुजन समाज पार्टी का डीएनए जो है वो चेंज हुआ है। तो अंडर द करंट डीएनए जो है वो आज जब एक जब बीजेपी इज नॉट मेकिंग मुस्लिम कैंडिडेट्स एनी मुस्लिम कैंडिडेट स्टैंड, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही है, तो इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई अल्टीमेटली उसका बहुजन समाज पार्टी किसका वोट
स्प्लिट करेगा. इट इज डेफिनेटली they're going to be the votes of Samajwadi Party and other oppositions, like you rightly pointed out yesterday. So I am completely with you and I am going by that theory. एक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरा फैक्टर है सर, हमारे हिसाब से जो हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें ये दो क्लियर डिवीजन दिख रहा है सर. उत्तर प्रदेश में डिवीजन ऐसा है कि इट इज समाजवादी पार्टी, उनका अंडरस्टैंडिंग है आरएलडी से और एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस से. ये हमको एक तरफ दिख रहा है. दूसरी तरफ हमको दिख रहा है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है बहुजन समाज पार्टी से. दिस इज हाउ वी लुक एट दिस इज हाउ एटलीस्ट आई लुक एट थिंग्स सर. मुझे आपसे जानना है ये बात सर. ये मुझे एक बताइए कि ये जो एक जो डीएनए चेंज हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, ओके, फ्रॉम हार्डकोर बहुजन पार्टी, दलित पार्टी, शेड्यूल कास्ट पार्टी टू अ पार्टी दैट इज दैट वाज शेड्यूल कास्ट एंड मुस्लिम्स, व्हिच वाज वेरी फास्ट. एंड देन जो अभी जो है जो ब्राह्मण शेड्यूल कास्ट का एक कॉम्बिनेशन है, ये डीएनए का डिफरेंस का ये डीएनए चेंज होने का रीजन क्या है सर? एक दूसरी बात, क्या ये कंप्लीटली भारतीय जनता पार्टी को हेल्प कर रही है? जी, मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, इलेक्शन में कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन दर्शकों को, हमको भी कुछ चीजें साफ अपने दिमाग में रखनी चाहिए. और मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं. जैसे जब 2001 समय था जब भारतीय जनता पार्टी धर्म के बेसिस पे इलेक्शन लड़ने की बात करती थी. भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा, उसको सफलता मिली. फिर उसने 2000, अगर आप लोग आपको याद हो, 2004 में उसने कोशिश की विकास, शाइनिंग इंडिया पे लड़ने की कोशिश, और वो बुरी तरह से फेल हुई. फिर वो एजेंडा चला, फिर धर्म आया. धर्म के बाद अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया, ये जो जातियां हैं. और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इसका एक कहीं ना कहीं बीएसपी भी इससे, बीएसपी नहीं, एनी पार्टी जो उसको पॉलिटिक्स करनी है, वो उसके रिएक्शन में उसको भी कुछ इस तरह के काम करने पड़े. उसने फिर जातियों को बांटना शुरू किया. मतलब एक पहले हम लोग बैकवर्ड जानते थे, भाई मंडल लागू हुआ था तो ये था कि नहीं, बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड है. अब वो उस बैकवर्ड में भी हुआ कि इनकी लीडरशिप, अब इंडिविजुअल सब कास्ट की लीडरशिप, इत्यादि इत्यादि. और उस रेफरेंस में मैं इसलिए आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूं क्योंकि वी वर देयर, या कल शाम को हम और आप एक डिबेट में साथ साथ थे आपके चैनल पे. वहां पे एक सज्जन आए थे, मिस्टर सिंह का मैंने बाद में देखा, क्योंकि वो मैंने इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने फैक्ट्स को भी चेक कर रहा था. जैसे एक सीनियर आदमी है अनिल चामड़िया जी, मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी. वो कहने लगे नहीं, पासवान और पासी अलग अलग होते हैं. तो वो एक, मैं क्योंकि मैं अपने फैक्ट जब बोल रहा हूं तो मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं. फिर एक सिंह साहब आए थे और मैंने उनको, मतलब मैंने कल आपके शो पे ये कहा था कि ये एक बहुत दुख की बात है कि हम सब लोग जब बड़े हुए तो हम लोगों ने देश के कुछ स्वतंत्रता संग्रामों सेनानियों को जाना था कि इनकी वजह से देश आजाद हुआ. हमने उनकी जात धर्म नहीं सोचा था. हमें ये 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया है कि विवेकानंद जी जो थे वो कायस्थ थे, सुभाष चंद्र बोस कायस्थ थे, गांधी जी बनिया थे और सरदार पटेल कुर्मी थे. ये मुझे 4 साल पहले, 2 साल, 4-5 साल पहले या 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ये बताना, भारतीय जनता पार्टी ने सरदार पटेल को कुर्मी के ब्रैकेट में डाल दिया है. हम लोग की कल ये बात हुई थी, मुझे ठीक से याद है. उसमें एक साहब थे जो एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आए थे. उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि फर्स्ट लाइन में कि वो बनिया है. नो वन इज डिनाइंग दैट. लेकिन उनको बनिया लीडर के रूप में देखा जाता था. दैट इज इंपॉर्टेंट. हम नहीं देखते थे उनको, हम सोचते भी नहीं थे उसको उस तरह से. उन्होंने आज क्योंकि मैं थोड़ा जानना चाह रहा था भाई साहब हैं कौन, तो मैं गया, उनका जो भी ट्विटर हैंडल है वो हार्डकोर भाजपा के कार्यकर्ता हैं और वो वहां सब लगाए हुए हैं. और उन्होंने कल उस बातचीत का अंश उतना काट के लगाया कि मैं एक पैनल में था, एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि गांधी के बारे में उनको पता नहीं था, वो बनिया है. मैंने उनको बताया कि वो उसमें, और ये बीजेपी की एक टैक्टिस है, वो पूरी बात नहीं बताएगी, वो आधी बात बता के अर्ध सत्य को सच करने की कोशिश करेगी. अगर इस देश में विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल को एक जात विशेष के साथ बांधा जाता है, वो चाहे बीजेपी नहीं,
वो चाहे कोई पार्टी हो, उसकी भर्त्सना होगी और मेरे हिसाब से वो समाज में जहर फैला रही है, चाहे एनी पार्टी फॉर दैट मैटर। नाउ कमिंग टू द वेरी बेसिक थिंग ऑफ बीएसपी, जो आपने कहा कि डीएनए नहीं, देखिए बीएसपी को समझ में आ गया। हिंदुस्तान में मान लीजिए यूपी में या कहीं पे भी सारे शेड्यूल कास्ट हम ये मान के चल रहे हैं बीएसपी को वोट दे रहे हैं, जो जिनकी संख्या 21-22% है, वही उनको रिजर्वेशन भी मिलता है। अब आप ये समझिए कि ये किसी समय बीएसपी को रियलाइज हुआ। बीएसपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जब उसने 2007 में बनाई, उससे पहले 3 बार सरकार में और आई थी। एक बार आई थी मुलायम सिंह यादव जी के सहयोग से 93, 95 में, मतलब 90 जब 93 का इलेक्शन हुआ था उसके बाद, और फिर 2 बार बीजेपी के सहयोग से। 2007 में वो अपने अपने आप आई, मतलब अपने अपने जीत के पूर्ण बहुमत के साथ आई। और उसका कारण ये था कि उसको ये सोशल इंजीनियरिंग समझ में आ गई थी कि वो जो एक जात विशेष को उन लोग कहते थे, जात नहीं, सारी अपर कास्ट को, इनको मारो जूते चार, और ये सब ये नारे लगते थे, उस नारे से उनको चेंज करने में एक 10-12-15 साल लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब क्या हैं ये सब, मतलब उनको, इन लोगों को एक जूते मारने की जगह इनको इनके साथ मिलके करना, ये उनको समय लगा। और उस समय उनको एक चीज समझ में आने लगी कि ब्राह्मण जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है किसी भी जगह वोट की दृष्टि से, उसकी संख्या कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को कोई जगह नहीं मिल रही थी। उसका कारण यह था कि यादव ट्रेडिशनली, आप गांव में जाके देख लीजिए, यादव और ब्राह्मण डजंट जेल वेल। उसका एक बड़ा कारण यह है, मैं आज आपको आज की तारीख में बता दूं, यादव थोड़ा ताकतवर कौम इन द सेंस कि अच्छी खेती करते हैं, अच्छा दूध पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पहलवानी करते हैं, फौज में ज्यादा जाते हैं, और साथ साथ थोड़ा मतलब जो बदन की ताकत भी रखते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। अगर यादव जी कोई अब व्हेन ही हैज अराइव्ड, तो आज से 20 साल पहले अगर वो कहते थे पंडित जी पान लागी, तो आप कहते हैं और पंडित, वो पंडित जी से पंडित तक का सफर तो हो गया है। तो बाय एंड लार्ज यादव एंड ब्राह्मण डजंट जेल वेल। अब ब्राह्मण को भी तलाश थी, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल घर था कांग्रेस, वो करीब करीब खत्म हो चुका था। कांग्रेस 20 सीट, 22 सीट, 24 सीट, पिछली बार 7 सीट पे कांग्रेस वाज स्ट्रगलिंग देयर। कांग्रेस नॉन एंटिटी हो चुकी थी पोस्ट मंडल में, उसको एक जगह तलाशनी थी, और अभी बीजेपी फोर्स नहीं हुई थी। वो जगह बीएसपी ने ब्राह्मण के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के ब्राह्मण को अपने साथ रखा। और ये आपको भी याद होगा कि उस समय एक शिकायत बीएसपी के लोग करते थे कि अगर ब्राह्मण कैंडिडेट है तो दलित तो सब ट्रांसफर करते हैं वोट, लेकिन अगर कोई बैकवर्ड या दलित कैंडिडेट आता है तो ब्राह्मण वोट्स हमारे लिए ट्रांसफर नहीं हो रहे। इस तरह की उनकी शिकायत थी, और जो काफी हद तक जायज भी थी। तो वो जो डीएनए चेंज होने की बात है, वो पावर पॉलिटिक्स में, जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो ये आपको भी समझ में आता है कि 20-21% से आपका कुछ नहीं होगा। वो चाहे मुस्लिम वोटर हो, चाहे यादव वोटर हो, चाहे राजपूत वोटर हो, चाहे ब्राह्मण वोटर, एनी वोटर फॉर दैट मैटर, वो तादाद में ज्यादा हो, लेकिन उनको 1, 2, 4 और अगर सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए जो डीएनए की बात होती है, वो मैथमेटिक्स से ज्यादा, जैसे मैंने कल कहा था, केमिस्ट्री की जरूरत थी, और वो केमिस्ट्री 2007 में मायावती जी ने कहीं उसको बैलेंस किया था। एक चीज और ये जो जानने वाली है कि बीएसपी काशीराम जी के समय, काशीराम जी उसको एक ब्रॉडर प्लान पे रखते थे। ये जितने जो आज के बड़े लीडर अलग अलग कास्ट के हुए, जैसे सोनेलाल पटेल है, सोनेलाल पटेल कुर्मियों के एक बड़े लीडर थे, लेकिन ओरिजिनली काशीराम के साथ थे, तो कुर्मी को अपने साथ रखते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि उनके साथ सारे कुर्मी थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य काशीराम के साथ आ गए थे, बाबू सिंह कुशवाहा काशीराम जी के साथ आ गए थे, रामाचल राजभर काशीराम जी के साथ आ गए थे। मेरा कहना यह है कि एक बड़े बैकवर्ड की तादाद को भी काशीराम ने अपने साथ साधा था। मायावती जी ने जब तक पावर रही तब तक उस पावर शेयरिंग तो उनके साथ की, लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जी की स्टाइल, जो कल जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, ये हमारी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि अगर किसी की भी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हो, अगर वो
आप दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस दलित में आप अपने को ब्राह्मण के रूप में प्रोजेक्ट करने लगे। मैं अकेले बैठूंगी, सब लोग जमीन पे बैठो, मेरा आके पैर छुओ। तो वो भी कोई मतलब कोई वो जो भी करे, जो भी पैर छू रहा है वो मजबूरी में आके छू रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उस केमिस्ट्री को मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी ने एक हद तक तो समझा, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं। ये भी बात है कि दलित उनके साथ एक समय तक पूरे तौर पे थे, लेकिन जब से बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, अब उन्होंने शेड्यूल कास्ट में भी वाल्मीकि समाज अलग, जाटव जाटव वो हैं जिसमें वो खुद उनकी वो हुई है, जाटव अभी भी माना जाता है कि पूरी तरह से उनके पीछे खड़े हैं। जो पासवान की बात हो रही थी, देखिए फिर समझिए, ईस्टर्न यूपी में इस टाइटल को और बिहार में पासवान पासी लोगों का टाइटल होता है। ये मूल रूप से सुअर उअर पहले पालते थे। फिर अगर आप सेंट्रल यूपी में आइए, जिसको अवध का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ रावत, इन्हीं लोग रावत लिखने लगते हैं। और एक टाइटल जब आप कल्याण सिंह जी हैं लोध, वो जब आप वेस्टर्न यूपी में चलते हैं तो आपको पासी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, लोध ज्यादा होंगे। और ये सारे लोग अपने को, क्योंकि एक समय ये सेना के बड़ा, इनका किसी भी सेना में एक लार्जर चंक होता था इसका, तो ये अपने को मार्शल रेस भी कहीं ना कहीं कहती हैं, चाहे वो लोध हो। ये लोग अपने को कहते हैं लोध राजपूत। ये मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये साइक और ये चीज समझनी होगी। राजपूत की शादी नहीं होती, राजपूत अपने को अलग समझता है, लेकिन ये अपने को लोधी राजपूत कहते हैं। तो कहना यह है कि वो कहीं ना कहीं बीएसपी ने अपने डीएनए को या अपनी केमिस्ट्री को समझा था कि मैं अकेले नहीं कर सकती हूं, मुझे किसी और का भी साथ चाहिए। वो साथ ब्राह्मण, और एक समय वो मुस्लिम को भी साथ लाते थे, क्योंकि मुस्लिमों का बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है पोस्ट बाबरी मस्जिद कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ। तो जहां पे बीएसपी का कैंडिडेट स्ट्रांग होता था, वहां पे मुस्लिम जरूर वोट उनके साथ देते थे, और इसीलिए वो बड़ी तादाद में मुसलमानों को वो दे। लेकिन इस बार का इलेक्शन, जो मैं बार बार कह रहा हूं, 2022 का इलेक्शन बाकी सारे इलेक्शनों से फर्क है। इस बार मुस्लिम समुदाय एक तरह से, आई विल नॉट से सर्वाइवल, क्योंकि रहना तो इसी देश में उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो अगर एन ब्लॉक एक पार्टी के साथ अगर नहीं खड़े रहेंगे, तो उनको लगता है कि अभी जो बीएसपी है उसके ऊपर, क्योंकि वो 2 बार जा चुकी है बीजेपी के साथ, उसके ऊपर ये तोहमत लग सकती है। और उसी तरह से आरएलडी आरएलडी के जयंत चौधरी को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नहीं मैं इनके साथ हूं, नहीं, क्योंकि आरएलडी भी एक समय जा चुकी थी बीजेपी। इस समय जयंत चौधरी को वो निकाल के फेंक देना पड़ रहा है कि मुझे, मैं आई विल हैव एनी एसोसिएशन विद बीजेपी इन फ्यूचर। वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो यस, केमिस्ट्री चेंज हुई है बीएसपी की, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सिंह साहब, और एक बात जो हमने कल भी डिस्कस की थी, आज भी डिस्कस कर रहे हैं, ये कि बीएसपी का जो है, ये इनका जो वोट बेस है, उनका जो वोट बेस है, दैट इज मोर और लेस, इज इट रेगुलरली विद देम? क्या उनके साथ ही है? बिकॉज एक बात काफी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के असेंबली सीट्स अगर आप देखने जाओ, तो 2093 में जब उन लोग ने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश में, उनको 67 सीट्स मिले थे। 2007 में सबसे ज्यादा सीट्स मिले थे, 206 सीट्स मिले थे उनको। 2017 में सबसे कम सीट मिले थे, 19 सीट, जो हमको सबको मालूम है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है कि 2007 में उनको 30.43 वोट मिले, 43% वोट मिले थे। लेकिन 2017 में उनको 22.24% वोट मिले। मतलब वोट परसेंटेज उनका खास कुछ गिरा नहीं, वर्सेस जब उनको 67 सीट्स मिला था, सिर्फ उनके 11% वोट उनको मिले थे। सो परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से जो है वो उन लोग मोर और लेस स्टेबल है। तो क्या ये बात सही है कि बीएसपी का वोट वो बीएसपी को ही जाता है? क्या ये बात, इज दैट ट्रू? यस, आई विल से टू एन एक्सटेंट, पर एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी जगह पे बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो फ्लक्चुएट बहुत करती है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में वो 403 सीट पे लड़ रही है, तो कहीं अगर उसके कैंडिडेट को 5,000 मिल रहा है, तो कहीं उसके कैंडिडेट को 4 लाख भी मिल रहा है। ये फ्लक्चुएशन बाकी पार्टीज में इतना ज्यादा नहीं है। मैं कांग्रेस की बात इस समय नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 30 साल में मेजर फोर्स नहीं रह गई है। जो भी बात होती है वो इन 3 पार्टी, सपा, बसपा एंड भाजपा की होती है यूपी के रेलेवेंस में। उसमें जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन बाई एंड लार्ज उनका एक जो अपना कोर, देखिए फिर वही चीज है, 2-3 चीजें समझनी होंगी।
जब राम मंदिर मूवमेंट हुआ या जब कोई इस तरह की बात होती है, तो जब मतलब एक दंगे की बात होती है, तो आपने कितना सुना कि कितने ब्राह्मण लोग उसमें गए हैं? ब्राह्मण नेवर लीड्स। ब्राह्मण एक स्ट्रैटेजी बना देंगे, लेकिन वहां पे जो जो असली झगड़ा करता है, जैसे यहां पे लखनऊ में एक समाज है, खट्टिक समाज। वो अगर कुछ होता है तो वो लोहा लेता है, मतलब हिंदू मुस्लिम की अगर होता है तो वो फिर राजपूत और ब्राह्मण आगे की फौज नहीं होती है। आगे की फौज हरदम दलित के लोग, शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा। मैं आपको गोरखपुर की बात बताऊं, जहां से महंत योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जो बड़े बाबा थे, मतलब इनसे पहले वाले जो अवैधनाथ जी और उनसे पहले वाले दिग्विजयनाथ जी, जो उनकी क्रैक टीम थी, उसमें एक ओम प्रकाश पासवान थे जो वहां से एमपी भी हुए। अब उनके लड़के कमलेश पासवान एमपी हैं। उनकी मतलब उनकी हत्या हो गई थी। वो उनकी क्रैक टीम थी। तो कहना ही चाह रहे हैं कि मंदिर आंदोलन में भी एक समय पासवान लोग, एक समय मंदिर आंदोलन में यादव लोग, ये लोग पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ कहीं ना कहीं गए थे, क्योंकि वो आज भी आप जो कह लीजिए भगवान भजन, आप किसी भी गांव में उत्तर प्रदेश के चले जाइए, किसी भी गांव, जो भजन होता है मंदिर में, उसमें जो ढोलक बजाते हैं, जो मजीरा बजाते हैं, उसमें 90% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। 90%। पंडित जी प्रसाद साथ करते हैं, दक्षिणा अक्षिणा पंडित जी लेते हैं, पूजा वूजा पंडित जी करा देते हैं। पंडित जी जब मजीरा नहीं बजाते हैं, पंडित जी ढोलक नहीं बजाते हैं, वो काम मुनीस करवाते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब वो धर्म पे भी बांटने की बात आई थी तो जरूर इसको लगा था, लेकिन आज आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों बाद उत्तर प्रदेश में इस बार धर्म के नाम पे वोट नहीं पड़ रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कहीं भी देश में, वो वेस्ट बंगाल ने राह दिखाई थी, अब थोड़ा धर्म पीछे वाली सीट पे आ गया है। कम से कम ड्राइविंग सीट पे तो नहीं है, ड्राइविंग सीट पे नहीं है, आगे वाली सीट पे नहीं बैठा है। अब पीछे की सीट पे आ गया है कि गाड़ी से उतार दिया गया है, ये अभी आने वाला समय बताएगा। सो सिंह साहब, मुझे एक चीज बताएं। let us go to the next this thing. Let us go to state Punjab, because in fact हम वापस BSP पे आते हैं when we talk about उत्तर प्रदेश, because मुझे और एक pertaining question पूछना है, पर that is pertaining to उत्तर प्रदेश elections. So वो मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा। पंजाब में चलते हैं। सिद्धू सेइंग दैट भाई देखो, वीक लीडरशिप चाहिए सेंटर को, हमारे टॉप कमांड को, क्योंकि उनको वीक लीडरशिप पसंद है, उनको स्ट्रांग लीडरशिप पसंद नहीं है। ये कहां पर जा रहा है? वेयर इज इट गोइंग? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सिद्धू साहब जो हैं, वो बहुत सी चीजें ऐसी करते हैं जिससे उनको अपनी पार्टी के प्रति, अपने प्रति उन्हीं को परेशानी वो करते हैं। आज सिद्धू साहब की जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव पूरी तरह से हार जाती है, उसके सब लोग हार जाते हैं, तो सिद्धू साहब की क्या हैसियत होगी? एज अ पार्टी प्रेसिडेंट उनकी हैसियत भी तो कम होगी ना। वो शायद सिद्धू साहब को नहीं समझ, उनका अभी भी मन में कहीं ना कहीं ये उनको लगता है कि मेरे साथ जाती हुई थी, मुझे ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, ये उनके मन में है। हैविंग सेड दैट, मैं एक दो इंसिडेंट जो कल पंजाब में हुए, जैसे सिद्धू साहब के अगेंस्ट उन्होंने एक 33 साल पुराना केस निकाला गया है, जिसमें वो समन अमन हुए हैं, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी को सुना जाएगा। थिंग्स आर हैपनिंग, मतलब समझे। लेकिन 33 साल पुराना केस, मुझे ऐसा लगता है कि पहले निकाल के आप लोगों को डरा सकते थे। अब लोग नहीं डरते हैं, अब लोग नहीं डरते हैं। आपने चन्नी साहब के भतीजे को, एक कोई माइनिंग वाला केस है, उसमें आपने उसको अरेस्ट किया है। और फिर ये भी स्टेटमेंट आया है कि अगर जरूरत पड़ी, और वो शायद, अगर इफ माय मेमोरी गोज राइट, वो बादल साहब का स्टेटमेंट शायद है कि अब इसमें चीफ मिनिस्टर चन्नी को भी जेल जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी इस तरह का काम कर रहे हैं ना, ईडी सीबीआई, ये इट वर्क्स अगेंस्ट हिम देम नाउ। और अगर चन्नी जी को, मुझे लगता है कि सुबह शाम जाके कोशिश करनी चाहिए कि उनको किसी तरह अरेस्ट कर लें, क्योंकि अगर चन्नी साहब जेल चले गए तो कांग्रेस को बिना प्रचार किए कांग्रेस वहां मेजोरिटी से आएगी, और चन्नी जी को बिना कुछ किए हुए उनको चन्नी जी को ही चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ये, और उसका फायदा कांग्रेस को शायद पूरी 5 राज्यों में मिलेगा। तो ये तो कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए, अगर उनका भाजपा से कोई भी जानने वाला है कि भैया कर दो अरेस्ट, कर दो अरेस्ट, कर दो अरेस्ट, क्योंकि इस तरह के काम केवल भाजपा ही सोच सकती है। वो जो एक
मतलब नॉन सिनिकल, जिसका बिल्कुल पूरी तरह से वो आपके अगेंस्ट काम करेगा, इस समय आप वो क्यों कर रहे हैं? ये एक्चुअली वो मालूम नहीं भाजपा को क्या हो गया है, ये बड़ा मुश्किल है समझना। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं सिंह साहब, ये जी। यही आपको याद है, यही इंसिडेंट हुआ था महाराष्ट्र में। यही इंसिडेंट हुआ था महाराष्ट्र में। पवार साहब का नाम का, शरद पवार का नाम का कुछ ये हुआ था, जिक्र हुई थी ईडी में, और शरद पवार ने खुद होकर ये बताया कि भाई मैं ईडी के पास जाऊंगा, मैं उनको मतलब बिकॉज मुझे इलेक्शन कैंपेनिंग में जाने का, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान मुझे ना डिस्टर्ब करें, ना मुझे वापस बुलाए, मैं खुद आने को तैयार हूं। लास्ट में कमिश्नर पुलिस उन दिनों मुंबई के, उनको जाके बोलना पड़ा कि भाई आप मत जाएं क्योंकि आपको समन नहीं किया गया है, तो आप क्यों जा रहे हो? एंड दैट, अगर आपको याद है, तो इट हैड हेल्प्ड शरद पवार अ लॉट इन महाराष्ट्र। शरद पवार का पॉपुलैरिटी ऑल ऑफ अ सडन स्काई रॉकेट किया उसके बाद, क्योंकि सिंपैथी आ गया महाराष्ट्र में। ऑल सडन एंड डन शरद पवार को काफी पॉपुलैरिटी है, और वो पॉपुलैरिटी का मैं सिंपैथी में बदल गई, तो that helped, और फिर वो anyway, so I completely agree to you, this is what is going to happen. नहीं, आई विल जस्ट ऐड टू शरद पवार साहब, क्योंकि मैं देश के दो लीडर को जो इस समय सबसे सीनियर मोस्ट हैं, मुलायम सिंह यादव जी और शरद पवार जी, ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं। इन्होंने जो ये खेल खेल रहे थे ना यहां से होम मिनिस्टर में बैठ के, इनको डराओ, इनको ये करो, ही वॉज अ पॉलिटिकल पर्सन। उन्होंने उसको प्रोएक्टिव होकर कहा कि आ रहा हूं, चलो बताओ कहां आना है, तो दे विड्रू। उन्होंने दूसरा काम, मैं शरद पवार जी का इसलिए मैं कहूंगा, आज बड़े बड़े नेता क्यों कैंसिल हो गई, रैली कैंसिल हो गई क्योंकि बारिश खराब है, फलाना है। आपको अगर याद हो, एक और टर्निंग पॉइंट था, जो शरद पवार जी भीगते हुए, वो कौन सी रैली थी मैं भूल रहा हूं, जो बारामती की रैली थी। हाँ, उसमें उन्होंने भीगते हुए भाषण दिया था। तो मैं जिस रेफरेंस ही कह रहा हूं कि शरद पवार, ये लोग सीजन पॉलिटिशियंस हैं। बाकी लोग जो है ना, ये लोग कहीं आके जोड़ तोड़, इसको मारो, उसको करो, इसको ये करो, जैसे मतलब ये अजीब तरह के पॉलिटिशियन है। तो नो वन कैन मैच एज फार एज द पॉलिटिक्स इज कंसर्न। आज भी शरद पवार एंड मुलायम सिंह यादव की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए दिक्कत है, वो नहीं, ही इज नॉट कैंपेनिंग, बट ये लोग दे आर सीजन्ड। एक आर्टिकल था जो मैं जिक्र कर रहा था शो के पहले, एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में सिंह साहब, जो शिरोमणि अकाली दल के बादल ने लिखा था। वो आर्टिकल में उन्होंने बहुत बहुत वो एक इंटरव्यू था इंडियन एक्सप्रेस के साथ, और उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि भाई जो ट्रीटमेंट उनको मिला है एज एन एनडीए पार्टनर, ही सेज दैट ही वाज ट्रीटेड सो बैडली दैट उनका प्रॉब्लम ये था कि आज सेंटर के लोग एनआईए, सीबीआई, ईडी, आईटीए किधर भी चल के आ सकते हैं। He says we were treated badly. So that was also a very important statement coming from Shiromani Akali Dal, and that shows what मतलब ये बताते हैं कि भाई इनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ एनडीए में। नहीं, और ये सिर्फ अकाली दल का नहीं है, अगर आप हाल के दिनों में देखिए, वो सारे लोग जो अपने अपने उसके छत्रप जिसको बोलते हैं, रीजनल पावर्स हैं, रीजनल पॉलिटिकल हैवीवेट्स हैं, पिछले 4-5 दिन में सबका स्टेटमेंट आया है। ये जो नवीन पटनायक का स्टेटमेंट आया है, चंद्रशेखर राव का तेलंगाना से स्टेटमेंट आया है, आप जैसे अकाली दल का, इनका क्या, क्योंकि सबको लगा अच्छा, और आज इनके पास रह कौन गए हैं एनडीए में? अगर आप ऐसे देखिए तो जेडीयू रह गया है ना, और जेडीयू के साथ आप यूपी में जहां 403 सीट हैं, तो आप जेडीयू को मैनेज नहीं कर पाए। जेडीयू के साथ आज नहीं, समता पार्टी के समय से समता पार्टी और बीजेपी मिलकर लड़े है इलेक्शन। कितनी सीट दी जाती थी? कभी 7 सीट, कभी 2 सीट, कभी 5 सीट, कभी 8 सीट, इससे ज्यादा नहीं दी गई है। तो अगर आपको जेडीयू को अपने साथ रखने का इनका एटीट्यूड वो नहीं है ना, इनका ये एटीट्यूड है कि मैं इस पार्टी को पकड़ूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, सब पार्टी का मेरा हो जाएगा। दैट एटीट्यूड, दैट इज एक करेक्शन था सर, ये जो स्पीच आपने बताया था वो सतारा में हुआ था, बारामती में नहीं, वो मेरी गलती हो गई। लेकिन इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच। उसने उसका पूरा चेंज किया था, वहां से लगा था कि नहीं, दैट चेंज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्शन। तो अब आपको पंजाब कैसे दिख रहा है? हाउ आर यू सीइंग पंजाब? नहीं, पंजाब में देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों का कहना यह है कि एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच भी हो रही है। बीजेपी एक्चुअली क्या है, बीजेपी वहां शायद 63 और 65 सीट्स पे लड़ रही है, बहुत लंबा, इतना कभी बीजेपी लड़ी नहीं है।
अब कुछ लोग ये कह रहे हैं वो 2024 की तैयारी है, इत्यादि इत्यादि। ये फैक्ट है कि वो 2024 में वो सब सीट पे भी अगर लड़ेगी तो बीजेपी वहां नहीं, अकेले बीजेपी के का कुछ नहीं, उसको कोई ना कोई एक सहारा चाहिए। वो सहारा आज कांग्रेस देगी नहीं, आम आदमी दे नहीं सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी को इन्हीं से लड़ना है दिल्ली में या कहीं पे भी। ले दे के वो बात आपके पास आ जाती है, फिर से 2-3 पार्टीज हैं। एक उसमें एक अकाली दल है, और अकाली दल अभी आपके साथ प्री पोल इसलिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो किसानों के गुस्से की बात है। और पोस्ट पोल क्या किसके साथ होगा, और वहां एक बीएसपी है। बीएसपी समहाउ, जो बीएसपी इतनी स्ट्रांग थी एक समय में, बिकॉज काशीराम ने अपना पॉलिटिकल करियर, सामाजिक जीवन पंजाब से शुरू किया था, वो उस इट हैज लॉस्ट इट्स प्लेस। बीजेपी बीएसपी अब उतनी रेलेवेंट नहीं रह गई जितनी रेलेवेंट हो आज से 10-20 साल पहले थी। सर, सुखबीर सिंह बादल के इंटरव्यू के बाद, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बात किया था इंडियन एक्सप्रेस के बाद, एक दूसरी बात, ये जो 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 किसानों का जो 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 एंगर है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, इसके बाद क्या आपको लगता है कि शिरोमणि अकाली दल एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग या एक पोस्ट पोल अलायंस करेगी बीजेपी के साथ? नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अकाली दल को भी कोई, अकाली दल बिना बीजेपी के अकाली दल को भी एक मुश्किल हो रही है। अकाली दल का जो अब स्टैंड हो सकता है, अगर मैं जैसे अकाली दल का होता तो कहते भाई जिस चीज के लिए हम लोग अलग हुए थे, किसान बिल पे हम लोग एक साथ नहीं थे, बाकी चीजों पे तो हम एक साथ थे ही, हम तो उनकी सरकार में थे। वो उन्होंने कानून वापस ले लिया, इसलिए हमारी कोई इनके बीच में मतभेद नहीं है। वो इस तरह की एक बात पोस्ट पोल की बात कर सकती है, प्री पोल में इसलिए नहीं क्योंकि उसको वो इफेक्ट करेगा वोट्स में। तो वो जस्टिफिकेशन एक कहीं ना कहीं अकाली दल के पास है कि जिस चीज को लेके हमने इनसे अलग हुए थे वो चीज अब रही नहीं, तो अब उसका कोई रेलेवेंट नहीं। बट सिंह साहब, पंजाब में नहीं पर उत्तर प्रदेश में काफी ये जो पंजाब अस्मिता का जो प्रश्न है उसको काफी भाजपा के सीनियर लीडर्स ने ठेस पहुंचाई थी। वो इसका केस हो, फार्मर्स इसका केस हो, या जो भी तेनी का केस हो, जो भी हो, तो वो रब ऑफ नहीं करेगी शिरोमणि अकाली दल? नहीं, देखिए एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स तो है ना। तो अगर पावर शेयरिंग चाहिए और अगर अकेले आप उतनी पावर, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, अकाली दल का एक बड़ा शेयर ऑफ वोट आपने खा लिया है। तो अब आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी अब मेजर, मतलब पंजाब की 3 मेजर प्लेयर्स रहेंगे मेरे ख्याल में अगले 10-20 साल में, उसमें अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रहेंगे। इसलिए अकाली दल को कोई ना कोई एक वो चाहिए। तो आपको अभी भी लगता है कि शायद अकाली दल फ्यूचर में, मतलब इलेक्शन के बाद, बट सिंह साहब मुझे एक चीज बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को उतना सीट्स रहेगा? क्या शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन करके एक गवर्नमेंट बनाने का उनको एक मौका, मतलब एक सिचुएशन ही आएगा? ये बात एक्चुअली क्या है, ये 2022 के विधानसभा की बात नहीं है। उनकी 3 सीट थी, इस बार तो मेरे ख्याल में 0 भी आए, मतलब एक भी आना मुश्किल है बीजेपी का। पर ये बात सारी 2024 के एमपी इलेक्शन की हो रही है, मतलब लोकसभा के इलेक्शन की। उस समय बीजेपी को जरूर पंजाब में वो चाहेगी कि उसके साथ कोई ना कोई साथ में खड़ा हो, जिसके साथ उसका जो अकेला वोट है उसको एक 30-35, मतलब किसी सीट पे कम से कम वो इस हद तक पहुंचे तो उसका आदमी जीत सकता हो या उसका कैंडिडेट जीत सकता हो। देखिए, मुझे ये डाउट ऑलवेज रहा कि भारतीय जनता पार्टी को शिरोमणि अकाली दल की जरूरत ज्यादा थी, ना कि वाइस वर्सा। सी, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी वाज नेवर अ पॉपुलर, वो कभी पॉपुलर पार्टी नहीं थी पंजाब में, तो इट वाज ऑलवेज, शिरोमणि अकाली दल बस कभी भी बहुत पॉपुलर थी। बट शिरोमणि अकाली दल को एक नेशनल प्रेजेंस चाहिए था, तो जो वो भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोवाइड कर रही थी। तो बेसिकली सिंबॉयटिक तो था, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जरूरत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को अकाली दल से था, ना कि अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी को से। अगर ये फंडामेंटल अगर फैक्ट है, तो और एक प्रॉब्लम उसमें ये है कि आज अकाली दल कोई भी 1% एक थैला भर का रिस्क नहीं लेगा टू अलाइन विथ भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आई कंप्लीटली एग्री टू यू। मैं भी 24 की बात कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता 1% भी उनको शायद रिस्क लेगा भारतीय जनता पार्टी से टाई अप करने को। अगर फार्मर का जो करंट मूड है वो अगर मेंटेन किए, पंजाबियों का जो करंट मूड है वो अगर मेंटेन हुआ, तो मुझे लगता है वो एक डिटरमिनेंटल फैक्ट होगा
शिरोमणि अकाली दल के लिए? आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है क्वेश्चन, बट स्टिल आई विल ट्राई टू आंसर दैट। अगर देखिए, ये बहुत कुछ अगर बट पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट। ये अगर बीजेपी अगर यूपी का इलेक्शन जीत जाती है और यूपी फिर से बीजेपी की वापस सरकार आ जाती है, तो उस पे फिर हमारे आपकी कोई इस डिस्कशन का कोई अर्थ नहीं है। इट इज अ सील्ड थिंग कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। करेक्ट। उसके लेकिन अगर बीजेपी यूपी में अपनी सरकार नहीं बना पाती, तो आप देखेंगे 2024 से पहले बहुत से रीअलाइनमेंट होंगे। बीजेपी जो आज की तारीख में उसने अपने सब पुराने साथियों को किनारे कर दिया है, वो उनसे कहीं ना कहीं जाके कि भाई यहाँ पे जैसे स्टेट लाइक उड़ीसा, आज बीजेपी वहां एक सेपरेटली एक अपना वो चलाती है, बीजेपी, कांग्रेस एंड बीजू जनता दल। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे वो फिर जाएगी नवीन पटनायक के पास कि भाई ठीक है, स्टेट आप चलाइए, हमें कुछ शेयर वहां के लिए दे दीजिए, मतलब सम लोकसभा सीट्स। इस तरह से बहुत सी स्टेट हैं जहां पे वो जाके अपने को रियलाइन करेंगे। तो वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जैसे अभी आप बिहार का ले लीजिए। बिहार में उसका एक ही अलाई रह गए हैं, जेडीयू। अब वो बिहार को अगर उसको रिटेन रखना है, तो आज की तारीख में जैसे बीजेपी को ज्यादा जरूरत है, अब जेडीयू समझ गया है कि किसको किसकी जरूरत है। क्योंकि एक समय सबको बहुत अच्छा लगा था कि रामविलास पासवान के लड़के को जेडीयू के अगेंस्ट करके नीतीश कुमार को खत्म कर दो। लेकिन जो आप करते हैं ना, वो आपके पास वापस आता है। जब आप 2024 में जाएंगे, तो नीतीश कुमार वो सब चीजें भूलते नहीं हैं, उनको भी याद रहेगा, एंड ही विल आस्क फॉर हिज पाउंड ऑफ फ्लेश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो मेरे हिसाब से 2022 के विधानसभा इलेक्शन के बाद बहुत सी चीजें रियलाइन जरूर होंगी। लोग बोलते हैं कि बीएसपी बी टीम है, लोग ये भी बोलते थे कि ओवैसी भी बी टीम है। अब ये ओवैसी का अटैक, अब ये थोड़ा ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके बारे में मुझे आप बताइए। जी, वो मैं एक तो पहले मैं थोड़ी मतलब मैं बताऊं, जैसे आप यूपी आइए और आप कहे ना चलते हैं, मैं तो यूपी बैठा हुआ हूं। कमिंग बैक टू द वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो अभी एआईएमआईएम के बारे में या एक्चुअली देखिए, फिर से एक चीज जो मैं समझता हूं, ये कोई जाके एक दूसरे से पार्टनरशिप वो डीड नहीं साइन करते हैं कि एमआईएम और बीजेपी ने एक पार्टनरशिप डीड साइन की और ये सब टैक्टिकल सपोर्ट होता है कि अगर मैं उसको वो कर रहा हूं तो मुझे क्या फायदा हो रहा है। आप कई बार जब क्रिकेट का वो लीग मैचेस होते रहते हैं, तो अगर वो हार जाएगा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। यू मे नॉट बी देयर फ्रेंड, बट इफ समवन डज समथिंग देयर, इट इज बेनिफिशियल टू यू, ये सिर्फ बात है। तो इसलिए जो बी टीम या जो भी मान लीजिए कहा जाता है, एआईएमआईएम के खड़े होने से अपरेंटली जो ऑन द फेस ऑफ इट समाजवादी पार्टी के वोट का नुकसान होगा, ऐसा लगता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अब मुश्किल क्या हो रही थी कि बीजेपी इस समय डेस्परेट है। मतलब 8 तारीख को फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन की कैंपेन खत्म हो रही है, अब से 3 दिन बाद। आफ्टर 3 डेज शाम को 5 बजे फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन की कैंपेनिंग खत्म हो रही है। बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी तक बाहर नहीं आया है। बीजेपी के फाइनल सारे कंस्टिट्यूएंसीज की लिस्ट अभी तक नहीं आई, और बीजेपी किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है यह भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो बीजेपी इस समय बहुत खुद दे आर ट्राइंग टू गेट कि किस पे लड़ा जाए, किस पे लड़ा जाए, क्या किया जाए। और उसी के लिए आई एम यूजिंग अ टर्म, एक चीज अब किसने इंजीनियर की, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन एक कहीं से एक इंजीनियर की गई चीज, ये कोई हेट्रेड या ये नहीं है कि वो है, इट इज इंजीनियर्ड। जब ओवैसी साहब का ये माना जा रहा था कि भाई ये तो बीजेपी का फायदा होगा, बीजेपी का फायदा होगा, एक जनरल लोग जैसे आपने कहा बीजेपी की बी टीम, तो इसको जो भी ये आदमी था, जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये फोर्सेस हैं, जो भी इसको कर, उनको लग रहा था कि इससे तो बीजेपी का नुकसान हो रहा है, इससे तो समाजवादी पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बेसिक था ना कि मुसलमान और ये तो हो नहीं रहा है। तो वहां पे जो टोल प्लाजा था परसों रात में, वहां पे गोली चलाई गई। वो गोली तमंचे से, वो कट्टे से चलाई गई। उस कट्टे को अगर गोली चलाई गई है तो आप खुद देखिए कि वो सब नीचे 4 गोली चली, एक नहीं चली है, 4 चली हैं, और वो टायर पे लगी है और नीचे मतलब जहां से पैर फुटरेस्ट होता है उसके ऊपर, मतलब डोर के नीचे की तरफ लगी है। अगर पहली चीज ये है कि ये अगर मगर पे सारा कुछ है।
किसी को सही में वो करना था तो ऊपर मारा होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऊपर का कोई विंड स्क्रीन या शीशा कहीं नहीं टूटा है। दूसरी बात, वो भाई साहब जिन्होंने ये गोली चलाई, उनको मैं अब क्या बोलूं, मेरी आदत है मैं जी या मिस्टर लगा के बात करता हूं, तो कल मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार, वो सचिन नाम है उसका, उस व्यक्ति का जो मेन उसके हैं। उसके बाद उन्होंने ये सब किया, उन्होंने अपने को सीसीटीवी कैमरे में भी अपनी फोटो वो करवाई। आजकल तो इतनी पिक्चरें वो कौन सी हेस्ट और क्या क्या आती रहती हैं, आपको अगर सीसीटीवी कैमरे से बचना है तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कैसे बचो। उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई, फोटो खिंचवा के वो गए और उन्होंने मतलब आइडेंटिफाई हुए और तुरंत गिरफ्तार भी हो गए। और जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपना वो तमंचा भी उनको दे दिया कि साहब मैंने इससे किया, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं किससे इंस्पायर्ड था। और जब उनका प्रोफाइल खोला गया तो उन्होंने बिल्कुल दिखाया कि ये बीजेपी के लोग हैं। तो प्राइमरली ये जो भी लोग थे वो चाह ये रहे थे कि ऐसा लगे कि बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में बिल्कुल घमासान है, समथिंग लाइक कि बाबरी मस्जिद मुसलमान और ये वो वाली लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान का कुछ हुआ है। वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी को भी बुरा लगेगा। आज की तारीख में ओवैसी साहब ने कल बहुत अच्छा बोला लोकसभा में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत करके जेड सिक्योरिटी ये सब जो जो आदत है बीजेपी की, जिस तरह से दे फंक्शन, उन्होंने कहा मुझे मुझे जेड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप अगर कल देखिए उनको, जब जैसे ही 0 आवर खत्म हुआ और जैसे ही शुरू हुआ तो उनको सबसे पहले टाइम दिया गया। जब टाइम दिया गया तो स्पीकर ने 1.5 मिनट बाद ही उनको बिठाने लगे। अरे भाई, एक आदमी के ऊपर अगर गोली चली है तो उसको आप 2 मिनट, अरे उसको 20 मिनट बोलना हो तो 20 मिनट बोलने दीजिए। ये एक रिचुअल की बात थी। ओवैसी साहब को बिल्कुल ठीक ये लगा कि ये क्या कर रहे हो भाई, उनके किसी एक्शन से उनकी पार्टी का अगर फायदा हो रहा है और किसी और पार्टी का अगर नुकसान हो रहा है तो इसके लिए ओवैसी साहब जिम्मेदार नहीं है। लेट मी बी वेरी फ्रॉम एज हिज एडवोकेट, मतलब मैं ओवैसी साहब की तरफ से बात कहूंगा कि अगर मेरे वहां के कैंडिडेट के खड़े होने से अगर समाजवादी पार्टी का नुकसान और बीजेपी का फायदा हो रहा है तो इसमें ओवैसी साहब क्या करें। पर जिसने भी इस टोटल को प्लान किया उससे, और ओवैसी साहब ने कल एक और बात कही, उन्होंने कहा उनके ऊपर यूएपीए क्यों नहीं लगाया। अभी वो कहीं कोई किसी के लिए कुछ बोल देता है उसमें यूएपीए लग जाता है। आपने गोली मार चला के किसी को जान से मारने की है कोशिश, उसमें कोई यूएपीए नहीं है। तो कहना सिर्फ यह है कि ये सारी चीजें ट्राई की जाएंगी। आज सुबह भी मैं कहीं किसी से एक मैं शो में बात कर रहा था, उसमें मैंने कहा कि अभी यूपी के 2 फेज के इलेक्शंस मोर और लेस फाइनल हो रहे हैं, मतलब एक 8 को खत्म हो रहा है, 58 सीट्स प्लस 55 सीट्स, 113 सीट पे वोट पड़ रहे हैं। इस 113 सीट में जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी, ये आई एम नॉट यूजिंग द टर्म स्वीप, पर ये 50-50 नहीं, ये ठीक से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। मतलब अभी सीट के नंबर्स बोलना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, पर दे आर विनिंग हैंड्स डाउन इन दीज 2 फेजेस। अब उसके बाद कुछ और इस तरह की बात लेके कोई जो भी इस तरह के चीजें तैयार करते हैं कि वहां गोली चलाओ और वहां गोली चलाओ और ये सब करो, इस तरह का कोई इंसिडेंट कर देते हैं तो ये हमारा और आपका जो भी एनालिसिस है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पर एज दी थिंग्स स्टैंड टुडे, इट इज, मतलब ये बिल्कुल आगे है। एआईएमआईएम के ऊपर जो हमला हुआ है उसको अभी भी ये नहीं माना जा रहा है कि मुस्लिम समाज सब जो है वो एआईएमआईएम में भाग जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसा होने वाला है। That's a very broad analysis. अच्छा आपने दिए things. I think that's a very broad analysis. अब ये जो गोली चलने के बाद क्या इसका फायदा होगा एआईएम को? I don't think so. I don't think so. सिंपैथी का कोई क्वेश्चन नहीं उठता? नहीं, क्योंकि सिंपैथी, देखिए सिंपैथी तब होती जब ये कहीं होता, वो जो अब इंजीनियर कर रहा है एक पक्ष, और वो देखिए फिर से आप अगर कोई भी पुलिस केस होता है कहीं पे भी, क्रिमिनल लॉ का पहली चीज है कि इस वाले आपके क्रिमिनल एक्ट से फायदा किसका हो रहा है, एंड ही इज सपोज टू बी द कल्प्रिट। मैं एक बहुत बेसिक क्रिमिनल लॉ का बता रहा हूं, आपने अगर मुझे 2 डंडे मारे और मैं गिर गया तो इससे फायदा किसका हुआ, तो वो आदमी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। आज अगर
इस चीज से, इस एक्शन को करने से फायदा अगर बीजेपी का हो रहा है, तो वो सारे लोग, और जब मैं उस सारे लोग की बात कर रहा हूं तो वो मुस्लिम जिनको लगता है कि आज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर बीजेपी फिर से वापस सत्ता में आती है, तो वो इस चीज से नहीं हिलेंगे। कुछ वोट इधर उधर जरूर हो सकता है, बट नॉट नॉट टू, कोई इतना लंबा नहीं कि जिससे कोई डेंट लगे। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि सतीश मिश्रा हु इज रनिंग बहुजन समाज पार्टी, क्या मायावती जी रन कर रहे हैं कि मिश्रा जी रन कर रहे हैं? मैं इसका भी एक ऑनेस्ट आंसर दे दूं, ऐसा कहा जाता है। देखिए, एक तो मिश्रा जी इसको इस समय बेसिकली ही इज रनिंग, जो अपरेंट फेस है वो वही है और ब्राह्मण फेस है। दिक्कत क्या है कि मिश्रा जी कम्स फ्रॉम अ प्रोफेशन, वो बहुत काबिल, वन ऑफ द एक्सीलेंट वकील, बहुत बढ़िया वकील यूपी के, वो इसको इस समय एंकर कर रहे हैं एक तरह से। अब दिक्कत क्या हो रही है कि सतीश मिश्रा जी कभी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, वो राज्यसभा वाले हैं। अच्छा, मैं हरदम ये कहता हूं, मैं उसको पॉलिटिशियन ही नहीं मानता हूं जो राज्यसभा वाला है, क्योंकि जो करेक्ट। लोकसभा और विधानसभा से आता है उसकी जवाबदेही, ही इज आंसरेबल, अकाउंटेबल टू हिज पीपल। राज्यसभा और एमएलसी इज ओनली अकाउंटेबल टू हिज लीडर, क्योंकि वो लीडर उसको नॉमिनेट कर देता, आप चले जाते हैं। तो इसलिए उसकी ही डजंट अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ अ इलेक्शन। उसको समझ में नहीं आता है कि एक इलेक्शन जीतने के लिए उस नेता को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो वो एक अपने अपनी स्टाइल में रहता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो एक तो किसी भी पार्टी, आप ये चीज बताइए, कांग्रेस में मनमोहन सिंह वाज अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, व्हाई ही वाज नॉट लीडिंग कांग्रेस भाई? व्हाई ही वाज नॉट लीडिंग? बिकॉज वो राज्यसभा के से उनका कनेक्ट नहीं था। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि सतीश मिश्रा जी उसको लीड जरूर कर रहे हैं, पर वो कनेक्ट नहीं है। दूसरा एक बात और मैं बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि सतीश मिश्रा जी की जो सारी स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो मायावती जी को ये समझाते हैं कि आपके ऊपर केसेस बहुत ज्यादा हैं और उन केसेस से मैं आपको बचा के रखूंगा। तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ये है कि जिस वजह से मायावती जी उनको पूरी ताकत देती हैं, उनको पूरा सपोर्ट करती हैं। इस तरह की भी एक चर्चा है। सर ये स्ट्रेटेजिकली कौन हैंडल कर रहा है? मतलब मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड फेस मिश्रा जी, बिकॉज आई टेल यू, मैं एक महाराष्ट्र में बैठ के मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिकॉज आज के तारीख में ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मिश्रा जी चला रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है बहुजन समाज पार्टी का वो चेंज हो गया, आई मीन इन सम फॉर्म और अनदर। तो अब ठीक है, चलाना भी दो चीज तरह से होता है। एक जैसे रबड़ी देवी चला रही थी, चीफ मिनिस्टर थी बिहार की, तो यू वन न्यू कि भाई एक्चुअल चीफ मिनिस्टर कौन है। वैसे मैं आपको पूछना चाहता हूं कि चला तो ठीक है, लेकिन ये मतलब ये स्ट्रेटेजिकली कौन उसको गाइड नहीं, कर रहा है? देखिए, ये जब आप पार्टी की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, देयर आर डिफरेंट शेड्स, डिफरेंट। जैसे एक संगठन स्तर होता है, एक किसी को मीडिया से बात करनी होती है, किसी को लोगों से बात करनी होती है, किसी का ये कनेक्ट होता है। तो पहले क्या था कि पहले बीएसपी हैज द लग्जरी ऑफ हैविंग टू मेनी लीडर्स विद देम। आप पुराने लीडर में नाम लीजिए ना, उनके पास, खास करके बैकवर्ड लीडरशिप की मैं बात कर, सब वैरायटी उनके पास थी। ये जो आप 19 सीटें बोल रहे हैं कि विथ 22% और 23% वोट शी गॉट 19 सीट्स, उस 19 में 12 लोगों को उन्होंने एक्सपेल किया। मायावती जी ने उन 19 में 12 लोगों को एक्सपेल कर दिया। शी हैड ओनली 7 नाउ। करेक्ट। तो अगर ये एटीट्यूड है, मायावती जी के पास वोट हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सतीश मिश्रा जी कनेक्टेड नहीं है आम आदमी से, ये उनकी दिक्कत है। क्योंकि पुराने जो इनके जो भी लीडर थे, उनमें एक लंबी लिस्ट है, वो लोगों का आम आदमी से कनेक्ट था। मायावती जी आम आदमी से नहीं बात करती हैं, वो अपने गिने चुने जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे बात करती हैं। वो ट्रस्टवर्दी की नंबर्स कम हो गए हैं, और वो शायद अब नंबर एक ही रह गया है, वो सतीश मिश्रा जी। एक जमाने में उनके पास एक बहुत लंबी फौज थी जिसमें वो कुछ ना कुछ बात करती रहती थी। वो शायद एक उनको दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल तो मायावती जी के ही हाथ में है, लेकिन उनका
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही रह गया है, वो सतीश मिश्रा जी। मायावती का क्या होगा, मतलब क्या क्या नंबर्स क्या दिख रहे हैं आपको? ऑब्वियसली मैं एग्जैक्ट नंबर्स वगैरह नहीं बोल रहा हूँ इस समय बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि मायावती जी के फील्ड में आने से जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह है, दे आर मोर वो। और ऐसा तो नहीं है ना, आज की तारीख में कहीं ना कहीं किसी सीट पे तो बीएसपी ने कुछ काम किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा, कुछ लोग खड़े होंगे वहां पे। अगर फाइट इज बिटवीन बीएसपी एंड बीजेपी, तो जो भी वोट जो बीजेपी से खफा है वो जरूर अलाइन हो जाएगा विथ बीएसपी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर तो बीएसपी लड़ती हुई दिखाई देगी तो वो वोट इधर शिफ्ट होगा, लेकिन वो कितनी जगह होगा, कहां होगा, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो 19 से ज्यादा होगा कि 19 से कम? नहीं, मेरे हिसाब से 19 से ज्यादा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसमें एब्सोल्युटली आई एम एब्सोल्युटली वो कि इट विल बी मोर देन 19, दैट आई मस्ट से। अब वो 190 होगा कि वो 20 होगा, इट इज डिफिकल्ट, पर वो 19 से ज्यादा होगा। Correct. So she will do better than what she did last time. Yes. Is what you're saying. Last assembly elections. Yes. सिंह साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एज यूजुअल मजा आता है बात करने को, और एक अंडरस्टैंडिंग जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब का, इट वाज एनलाइटनिंग। थैंक यू सिंह साहब। थैंक यू। नमस्कार।